तो जब ये कुत्ता हम लोग घर लेके आते हैं राइट। और ये हमारे विंडो में खड़े रह के दूर आवाज़ लगाता है, तो हम बोलते हैं क्यों भौंक रहा है। हर एक नस्ल को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। डॉग का नाम ही केनाइन है, उसको केनाइन्स होते हैं। केनाइन्स का काम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना K9 लिखते हैं, तो केनाइन राइट। एक शॉर्ट फॉर्म है केनाइन केनाइन का। का राइट। नेचर सब सिखा देता है जानवर को कि क्या करना है क्या नहीं। इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि डॉग को ना ह्यूमन के बॉडी में से कैंसर और ट्यूमर ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल करता है। वेलकम टू मेक द शिफ्ट वेयर एवरी कॉन्वर्जेशन इंस्पायर्स अ शिफ्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं सचिन रावते, जो एक K9 बिहेवियरिस्ट और स्पोर्ट्स ट्रेनर हैं। उन्होंने बहुत सारे डॉग्स को ट्रेन किया है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स तक उन्हें पहुंचाया है। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और उनके डॉग्स को लेके हुए अलग अलग अनुभवों के बारे में। थैंक यू। हाय सचिन, वेलकम टू मेक द शिफ्ट। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सचिन, जब हम आपका बायो पढ़ते हैं तो इट इज़ कि यू आर K9 बिहेवियरिस्ट स्पेशलिस्ट एंड यू आर IGP डॉग ट्रेनर। सो क्या होता है ये बिहेवियरिस्ट? बिहेवियरिस्ट का काम ये होता है कि डॉग का प्रॉब्लम जानना और उसको एसेस करके उसको चेंज करना। एक डिज़ायर्ड बिहेवियर अगर हमको चाहिए और अगर आपका डॉग नहीं कर पा रहा है या आपका डॉग समझ नहीं पा रहा है, तो बिहेवियरिस्ट का काम होता है कि डॉग को अच्छी तरह से समझाए। और एक बिहेवियरिस्ट का काम होता है कि डॉग को और ओनर के बीच में एक लैंग्वेज क्रिएट करके दे, ताकि एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर सके। ओके। और रहा सवाल आईजीपी का, आईजीपी ये एक डॉग स्पोर्ट है, ये एक यूरोपियन डॉग स्पोर्ट है जहाँ पे डॉग गोज टू वेरियस रूटीन्स ऑफ ट्रेनिंग। तो जिसमें 3 फेजेस होते हैं: ट्रैकिंग, ओबीडियंस और प्रोटेक्शन। ओके। तो जो हम लोग कहते हैं ना, डॉग का एक गुण धर्म होता है कि जिसको डॉग ये दिलो जान से करना चाहता है। अगर एक डॉग बना है तो ये ट्रैकिंग करेगा ही, उसका नाक इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसका ओल्फैक्टरी सिस्टम अपने से ज़्यादा तेज़ होता है ना, 10,000 गुना ज़्यादा वो सूंघ सकता है। तो उसका इस्तेमाल करके वो कैसे चोर को ढूंढता है, तो वो तो हम लोग पुलिस ट्रेनिंग में करते हैं। लेकिन आईजीपी एक रूटीन बनाया गया कि अगर डॉग ये पास करता है, फिर आप इस डॉग को अलग पुलिस डिपार्टमेंट में या इसकी ब्रीडिंग को आप यूज़ करके डॉग को हम लोग जज कर सके कि इसमें ये कैपेबिलिटीज़ है। हाँ, तो ओके। इसमें ओबीडियंस ऑफ हाईएस्ट लेवल, ट्रैकिंग ऑफ हाईएस्ट लेवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ हाईएस्ट लेवल होता है। ओके। तो ये तो सेंस मतलब सब डॉग्स में ही होते हैं शायद। हाँ जी, लेकिन कुछ डॉग्स में ज़्यादा होते हैं, कुछ डॉग्स में कम होते हैं। तो हम लोग जब आईजीपी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं वर्किंग डॉग्स के ऊपर ध्यान दें। ओके। तो जो स्पेसिफिक, हर एक ब्रीड, एक नस्ल बनाई गई है एक काम के लिए, एक पर्पस के लिए। ओके। तो अगर हम लोग उसके हिसाब से अगर सेग्रीगेट करें तो आसान हो जाता है कि अगर हमको घर में डॉग चाहिए तो उस हिसाब से लेना चाहिए जो हमारे घर को सूट करे, ना कि वो इंटरनेट में या वीडियो में अच्छे से काम कर रहा हो। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। यस। सो या व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो अब जैसे बिहेवियरिस्ट है जो एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं या एक कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं ओनर्स और पेट के बीच में, डॉग के बीच में, तो ये तो फिर सबको चाहिए। हाँ जी। बिकॉज अब हम व्हेन वी लिव इन सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, पहले जिनके बड़े घर होते थे या जो खुले में रहते थे, दे यूज टू हैव डॉग्स, बट नाउ एवरी फ्लैट हैज़ डॉग्स, एवरी वन इज़ अ Absolutely. डॉग पेरेंट। देर आर बर्थडे पार्टीज, देर आर स्पास, देर आर मीन्स लाइक डॉग्स आर एवरीवेयर। Absolutely. तो There is everything revolving around pets पेट्स, nowadays. राइट। Yeah. सो उनकी भी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है सब डॉग्स की बिफोर हाँ दे जी। आर? ओके। मेरे हिसाब से एवरी डॉग नीड्स ट्रेनिंग, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे अगर इतने सालों से ये आदमी के साथ जुड़ा है तो कुछ रीज़न की वजह से जुड़ा है। ये जानवर जब वाइल्ड था, जब वुल्फ था, तब वो खुद शिकार करता था, इंडिपेंडेंटली शिकार करता था। लेकिन एक टाइम आया जब उसने सोचा कि मैं इंसान के साथ अगर रह के शिकार करूँ तो मुझे शेल्टर भी मिलेगा और खाना भी रेगुलर टाइम पे मिलेगा। जबकि अकेले वुल्फ को ढूंढ के मेहनत करके ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं था। जब उसने मिल के करना चालू किया तो दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर इफेक्टिव। अब जब हमारे घर में आते हैं, कहीं ना कहीं इसमें वुल्फ के गुण हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जानवर है। हम कोशिश करते हैं कि उसको ह्यूमनाइज करें। 2 डॉग्स हमारे इमोशंस जानते हैं, हमारे
छोटी छोटी चीज़ों को, हमारे हाव भाव को, हमारे स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये डॉग डॉग की तरह बिहेव करता है। तो वो चीज़ को अगर हमको बराबर से एसेस कर सके और समझ सके और उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सके, तो ये क्या होता है, एक घर में रखने के लायक हो जाता है। अगर आपके पास बड़ी जगह है, आपका डॉग घर के बाहर ही रहता है, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिखती ही नहीं है। राइट। बट हम जैसे आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े कुत्ते हैं। आई नो पीपल हु हैव हस्कीज इन देयर हाउस, और उन्होंने एक रूम डेडिकेट किया हुआ है, हाँ उसमें जी, फुल टाइम एसी चलता हाँ है। जी। तो एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाने से डू दे बिहेव द सेम वे, और इट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू? देखो, एक हद तक आप डॉग को समझा सकते हो कि नहीं, ये तुम्हारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन इंस्टिंक्ट को आप रोक नहीं सकते। जैसे हस्की, अगर आप देखो, मैं कनाडा में ट्रेन कर रहा था, तब मैंने हस्की स्लेज पुलिंग टीम्स के साथ काम किया हूँ। वो हस्कीज दिन भर चिल्लाते, क्योंकि उनको दूर कई जगह पे बंधे हुए रहते, दिन भर चेन से बंधे हुए रहते, छोटे छोटे ड्रम्स में रहते। उनको एनवायरनमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता, वो -30 हो या प्लस हो, वो उधर वो एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। लेकिन जब उनको हम लोग स्लेज से जोड़ देते हैं, उनको सिर्फ एक ही काम है, दौड़ना। अब ये 2000 किलोमीटर दौड़ते, उधर 2000 किलोमीटर की रेस होती है। आप इमेजिन करो, -30 में दौड़ना है। अब क्या होता है, जब ये टीम्स निकलते हैं, तब एक टीम को दूसरी टीम कहाँ पे पता होना चाहिए, तब ये हस्की भौंकते हैं और अपनी आवाज़ को ये वेवलेंथ पे लेके जाते हैं कि उस हस्की को पता चले कि हम यहाँ से जा रहे हैं। माय गॉड। तो जब ये कुत्ता हम लोग घर लेके आते हैं राइट। और ये हमारे विंडो में खड़े रह के दूर आवाज़ लगाता है, तो हम बोलते हैं क्यों भौंक रहा है ना? या हमारा हस्की दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, जब देखो तब खींच रहा है। उसकी नस्ल उसके लिए बनी हुई है। सो वो चाह के या ना चाह के भी उसके अंदर से वो इंस्टिंक्ट आ ही जाता है कि मेरे को दौड़ना है, मेरे को चिल्लाना है, मेरे को हाउल करना है। तो राइट। हाउल डॉग तब करता है कि उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे। क्योंकि अगर एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम लोग जब देखते हैं, तब डॉग हाउल नहीं करता। राइट। हाउल तब करता है कि उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे। तो ये होता है कि अगर हम भले उनको फेक एनवायरनमेंट में रखे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर है जो बाहर निकल के आती है, और वो जेनेटिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन से डॉग्स हैं जो एज अ पेट आप रखना चाहिए, रख सकते हैं, और कौन से हैं जो आपको नहीं एज अ पेट रखने चाहिए? ये सवाल का जवाब अगर दूंगा तो मैं काफ़ी लोगों को नाराज़ कर दूंगा। बट देखो, ये पर्सनल चॉइस की बात है। ओके। अगर कोई पेट ओनर एथलेटिक है, तो वो चाहेगा कि उसके साथ डॉग भी एथलेटिक हो। वो एक काउच पोटैटो लेके नहीं बैठ सकता। वो चाहता है दौड़ना सुबह उठ के, और कुत्ता बोलता है मैं लेटूंगा अपने सोफे पे। तो राइट। ये नहीं चलता। तो उसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। काफ़ी टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं, गलत डॉग गलत घर में चला जाता है, ओके। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारा डॉग बात नहीं सुनता। आप अगर कोई डॉग लेते हो, तो उसके पीछे थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ओके। आपका घर कैसा है, और उसके हिसाब से आप डॉग को कितना टाइम दे सकते हो। उसके हिसाब से डॉग लाओ। कि हर एक नस्ल को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक डॉग है जो कुछ नहीं करे, तो आप ऐसा डॉग ले आओ जो लेजी है ना? वो दिखने में खूबसूरत है, लेकिन उसको दौड़ना तो पसंद नहीं कौन है। से डॉग हैं जो लेजी है? हाँ, ऐसे काफ़ी डॉग जो भी हैवी डॉग्स होते हैं, वो लेजी होते हैं। इवन जायंट्स आर लेजी। ओके। बट क्या होता है, कोई भी लेजी डॉग हो, मेरे हिसाब से दिन में कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को तो चलना ही है। अगर आप सोचो कि मैं डॉग लेके आऊंगा, उसको बिल्कुल लेजी बनाऊंगा, तो नहीं। फिर क्या होता है, फिर वो बॉडी में उसके रिएक्शंस होना चालू होते हैं। क्योंकि हम जब डॉग लेके आते हैं, हमारे फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, राइट। और हम उसको अच्छे से अच्छा खाना देते हैं। अब अच्छे से अच्छा खाना देंगे मतलब यू आर एडिंग फ्यूल टू द बॉडी। अब फ्यूल डाल रहे हो, अब गैसोलीन डाल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो बाहर निकलेगा, और आप उसको जाने का मौका नहीं दोगे, तो फिर वो स्किन एलर्जी या उनके टेम्परमेंट में भी बदलाव आएगा। ओके। काफ़ी टाइम ये एग्रेशन में टर्न आउट होता है, एंग्जाइटी में टर्न आउट होता है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना ज़रूरी है कि आपको डॉग को खाना कौन सा दे रहे हो, और आपके डॉग को सूट कर रहा है, और उतना एक्सरसाइज भी हो रहा है क्या। राइट। लेकिन जैसे खाने में मैंने जनरली वो देखा है कि जो हाँ भी जी, ब्रांड्स हैं उनके पैकेट्स आते हैं, हाँ जी। वो सॉफ्ट और वो उसके हिसाब से अलग अलग, एंड देन दे जस्ट उसको बाउल में देते हैं और करते हैं। मतलब बेसिक में ये है, या देर आर अदर पीपल हु हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट इट एंड दे टेक केयर ऑफ द इनटेक्स एंड एवरीथिंग।
So does this packaged food work for every dog? इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। हर कंपनी एक एवरेज डॉग्स के साथ स्टडी करके एक फूड बनाती है कि एक एवरेज डॉग का अगर दिन में इतना एक्सरसाइज होगा, दिन में इतना जो एनर्जी कंज्यूम करा, तो उसको इतना कैलोरीज होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए। अब मेजॉरिटी डॉग को क्या चाहिए? प्रोटीन। हम्म, ठीक है, बाकी फाइबर है और बाकी सब चीज़ें हैं उसको, जो मल्टीविटामिन वगैरह है। लेकिन अगर हम प्रोटीन दे रहे हैं और वो उसको कम पड़ रहा है, तो फिर वो उसकी ग्रोथ वैसी होगी नहीं। तो आप जो भी फूड ले रहे हो, आपके ब्रीड के स्पेसिफिक, आजकल ब्रीड स्पेसिफिक भी फूड बन रहा है, उसके हिसाब से लो। और जो भी फूड है उतना अगर दे रहे हो तो उतना उसका एक्सरसाइज भी कराओ। क्योंकि आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी का फूड दोगे, आप बोलोगे मैं 33% प्रोटीन का फूड दूंगा और 15% या 10% फैट्स दे, लेकिन उतना खा रहा है, लेकिन अगर वो बर्न नहीं करेगा तो फिर उसको स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, बोन स्केलेटल प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं तो होना है। Okay. तो आप जो भी फूड दो, काफ़ी टाइम में क्या होता है, हम लोग होम फूड देते हैं। अब होम फूड में आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रोटीन दे रहे हो या क्या क्वालिटी का प्रोटीन दे रहे हो। काफ़ी लोग ये भी कोशिश करते हैं कि डॉग को वेजिटेरियन बनाने की कोशिश करते, जबकि डॉग का नाम ही केनाइन है, उसको केनाइंस होते हैं। केनाइंस का काम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना K9 लिखते हैं, तो केनाइन Right. एक शॉर्ट फॉर्म है केनाइन Canine का। का, okay. तो इसका काम क्या है? ये वो दांत का इस्तेमाल करके वो फ्लैश को खाने के लिए, वो प्रोटीन का और एनिमल प्रोटीन इनको ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि इनको वेजिटेरियन करने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं ये जाके डॉग को आगे तकलीफ दे सकता है। Okay. हाँ, लोगों ने कोशिश की है, कुछ फूड्स बनाए जो वेजिटेरियन है। अब इसके बारे में आपको साइंटिस्ट लोग ज़्यादा बता सकते हैं या डॉक्टर्स, बट मेरे मेरे हिसाब से इतने सालों से मैं अगर आज कर रहा हूँ डॉग ब्रीडिंग या डॉग ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे सजेशन से डॉग इज कार्निवरस एनिमल। हम लोग ने उसको ओमनीवरस बना दिया है ना? तो फिर उसको उतना तो प्रोटीन उसको मिलना ही चाहिए। तो उसका ग्रोथ, आपको जो सफिशिएंट ग्रोथ होना चाहिए, या जो उसका स्किन कंडीशन, कोट, फिर उसका एनर्जी लेवल, ये आपको तभी मिलेगा। जो एक एक प्रॉपर लेवल पे आपको पहुंचने के लिए उसको अच्छा डाइट देना, अच्छा आहार देना ज़रूरी है। राइट, सो उनका फिजिकल, इमोशनल और सब वेल बीइंग के लिए हाँ जी, हाँ जी। ज़रूरी है काफ़ी कि टाइम पे यह होता है ना कि अगर हमारा प्रोटीन कंटेंट भी कम हो जाए ना, आपको बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव जाए। या अगर आपने ये देखा रहेगा, काफ़ी टाइम पे डॉग्स इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है? काफ़ी टाइम पे डॉग्स को हमको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुमको क्या चुनना है ना? अगर आपने स्ट्रीट डॉग्स को देखा रहेगा या मीट शॉप के बाहर के डॉग्स देखिए आप, काफ़ी हट्टे कट्टे रहते हैं ना। उनको कोई मल्टीविटामिन दे रहा है, डॉग फूड डॉग फूड दे रहा है ना कोई, मगर वो कुत्ते हेल्दी है, बिकॉज दे नो व्हाट टू चूज फ्रॉम। राइट। नेचर सब सिखा देता है जानवर को कि क्या करना है क्या नहीं। इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि जो फ्लैट्स में रहते हैं या जो हम सोशल मीडिया पे आजकल मतलब हैंडबैग्स में डॉग्स रहते हैं, तो इज इट द राइट वे टू टेक देम और दे नीड अ ओपन एनवायरनमेंट? अगेन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अगर आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से डॉग लो। ये हैंडबैग वाले डॉग तो अभी बना है, इट्स मैन मेड ब्रीड। तो ये भी आपको जानना है, मैन मेड ब्रीड में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके। जो ऊपर वाले ने बनाया था वो तो हेल्दी बनाया था, अब उसको इन लोग ब्रीड करा के अपने डिज़ायर के हिसाब से या अपने पर्पस के हिसाब से या अपने काम के हिसाब से इन लोग डॉग को बनाते और फिर एक्सपेक्ट करते कि ये मिरेकलसली हेल्दी रहे। तो कहीं ना कहीं नेचर आपको दिखा देता है कि यू आर ह्यूमंस एंड व्हाट इज गॉड मेड, इट इज़ गॉड मेड, है ना? तो आपको ये देखना है कि अच्छे से अच्छे पेरेंट्स में से ये पपीज डिराइड हो, उनका जेनेटिक फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स है क्या, या इनके सिबलिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स है कि ये रिपीट ब्रीडिंग है। तो आपको ये जानना है, क्योंकि काफ़ी जो बीमारियाँ है ना ये जेनेटिक होती है। ओके। जैसे बड़े डॉग्स में हिप डिस्प्लासिया होता है, अटैक्सिया होता है। अटैक्सिया तो काफ़ी कम है अपने कंट्री में, लेकिन अभी शायद बढ़ सकता है कि लोग है ना इरेगुलर ब्रीडिंग करते, कि उनको सिर्फ वो क्या, एक डॉग, एक बिच और ब्रीड, वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे जीन पूल क्या आ रहा है। ओके। जैसे पुराने जमाने में हम लोग की जब शादी होती तब गोत्र जाना जाता जी था। जी जी, ये बिल्कुल। उसी के लिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जेनेटिक फॉर्मेशन है, एंड देन दैट गिव्स यू प्रॉपर आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू ब्रिंग इन द लाइफ। एक आगे जाके ये बच्चा कैसा बनेगा। तो अगर मेरे को माँ का रिट्रीविंग अच्छा पसंद है और फादर का एनाटॉमी पसंद है
या फादर का स्निफिंग एटीट्यूड पसंद है, या फादर का एनर्जी लेवल पसंद है, या डोमिनेंस पसंद, तो हम लोग को ब्रीड करते तो बच्चों में ये कुछ गुण आ ही जाएंगे। हाँ, तो एक प्लानिंग करके जो ब्रीडर ब्रीड करता है, आप उसके पास से लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डॉग, एक हेल्दी डॉग मिलेगा, और आपको गारंटी रहेगी कि कहीं ना कहीं ये माँ बाप से इसके गुण मिलते जुलते रहेंगे। क्योंकि आप जैसे आर्म्ड फोर्स के लिए भी डॉग्स ट्रेन करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो आई थिंक ये सब चीज़ का काफ़ी डीप नॉलेज है आपको। और तो ये क्या प्रोसेस रहता है आपका? अब इसमें क्या होता है, हम लोग एक ब्रीडिंग जब करते तो एक प्लान करते हैं कि ये डॉग है, इसके गुण क्या है। जैसे अभी हम लोग आईजीपी कर रहे हैं, तो आईजीपी में जब हम लोग आईजीपी में ना 4 एग्जाम पास करने होते हैं आपको। सो फर्स्ट इज बीएच, जो एक इंट्रेंस एग्जाम है। वहाँ पे ओबीडियंस एक पार्ट होता है, और दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल और सोशल, एक एनवायरनमेंट में डॉग कैसा है, टेम्परमेंट टेस्ट जिसका जाना जाता है। तो इसमें ये भी होता है कि डॉग गाड़ियों से नहीं डर रहा, या डॉग लोगों से नहीं डर रहा, डॉग अम्ब्रेला से नहीं डर रहा, या कुछ सामान या कुछ गाड़ी कुछ साइकिल जा रहा है तो उससे डर रहा नहीं। तो एक ओवरऑल डॉग सोशल बिहेवियर उसका कॉन्फिडेंट है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट डॉग है, ठीक है, और ये ओबीडियंट भी है। तो ये आईजीपी खेल सकता है। ये तो शुरुआत है कि इसका बेसिक जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि भाई ये कुत्ता टेम्परमेंट में अच्छा है, और ये किसी चीज़ से डरता नहीं, हर चीज़ को न्यूट्रल नज़रिए से देखता है, और लोगों के बीच में भी रह सकता है। काफ़ी लोगों का एक गलत सोच है कि वर्किंग डॉग मतलब पागल होना। काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा, वर्किंग डॉग मतलब सबको काट खाना, मेरे दरवाजे में ऐसा डॉग होना चाहिए, मेरे दरवाजे में कि जो आएगा उसको काट खाए। ये गलत है। वर्किंग डॉग का काम पागल होना नहीं है। वर्किंग डॉग का काम क्या है, सिचुएशन पे रिएक्ट करना, लेकिन जब नॉर्मल चाहिए तो वो शांत भी रह सकता है। तो इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट बैलेंस्ड डॉग, पागल नहीं होना चाहिए। तो ये आईजीपी का खासियत, ये काफ़ी 100 साल से भी ज़्यादा पुराना स्पोर्ट है जो यूरोप में बना गया था। पहले ये बनाया था मैक्स वॉन स्टीफेनिट्स ने, जिन्होंने इसको शुट्ज़हुंड नाम दिया था। सो शुट्स मीन प्रोटेक्शन, हुंड मीन्स डॉग। तो ये जर्मन शेपर्ड के लिए बनाया गया था। जब इन्होंने मैक्स वॉन स्टीफेनिट्स ने 1899 में जर्मन शेपर्ड बनाया था। जबकि आपको अगर पता हो, ये सब जो वर्किंग डॉग्स है, जैसे डोबरमैन हुआ, ये सर लुइस डोबरमैन ने बनाया, ये भी जर्मनी से आया हुआ है। रॉटवाइलर भी जर्मनी से आया है, और रॉटवील विलेज से है। तो उन्होंने वो टाइम पे वर्किंग डॉग बनाया। जैसे बेल्जियम शेपर्ड है, बेल्जियम शेपर्ड वाज नोन एज पुअर फार्मर्स डॉग, जो दूध पाव और पानी पे भी जिंदा रह सकता है। तो ये उन्होंने वर्किंग के हिसाब से बनाया। फिर उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ इसको हम लोग एक एनाटॉमी के भरोसे पे हम लोग ये कुत्ते को जज नहीं कर सकते, इसके काम करने की क्षमता जाननी ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने टेस्ट बनाया कुछ। तो ये शुरू हुआ शुट्ज़हुंड से, बट शुट्ज़हुंड सिर्फ जर्मन शेपर्ड तक सीमित था। तो सब लोगों को लगा नहीं यार, हमारे कुत्तों को भी टेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने फिर उसको आईपीओ किया। फिर आईपीओ का अभी 2019 में जाके आईजीपी बना। सो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल गिब्राउशन प्रूफुंग। हाँ, तो ये अभी एक यस, इट्स जर्मन, क्योंकि जर्मन लोगों ने बनाया है ये, है ना। और जो एफसीआई है, ये पूरा गवर्न करता है ब्रीड्स को, ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रीड को कंट्रोल करता है, गवर्न करती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, इसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, इसमें ये गुण पे ध्यान देना चाहिए। सो ये सब चीज़ें पे उन लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये इट्स अ वेरी ओल्ड बॉडी एंड इट इज कंट्रोलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके हिसाब से जो डॉग्स हम लोग को मिलते हैं, तो उन्होंने उनको जज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए ये स्पोर्ट बनाया। तो जैसे कि आप K9 और स्पोर्ट्स के इंडियन एम्बेसडर हैं, अपॉइंटेड बाय यूरोपियन एसोसिएशन, राइट? तो आप इसके अंडर क्या करते हैं? जैसे K9 एंड स्पोर्ट्स का ये क्यों बनाया गया, ये बॉडी क्यों बनाई गई? K9 एंड स्पोर्ट्स का काम ये था, अभी क्या हो रहा है काफ़ी जगह पे ना, ये एनिमल वेलफेयर के नाम पे डॉग ट्रेनिंग को उन लोग टारगेट करे जा रहे हैं। क्या है, डॉग ट्रेनिंग कोई जना गलत काम कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं, राइट? तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हेल्प करो, उसको गाइड करो कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम डॉग को हार्म कर रहे हो या उसको तकलीफ। अब ये क्या होता है, इन लोग वो बंदे का वीडियो फुटेज बना लेते हैं और इसके ऊपर केस डाल देते हैं, और ये पूरा कम्युनिटी को ब्लेम करते कि डॉग ट्रेनर्स गलत है। लेकिन मेरे लिए डॉग ट्रेनर एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक टीचर या एक गुरु उसके समान है।
अगर लाइफ में हमको बैलेंस चाहिए तो हम इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। राइट। शांति चाहिए तो इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। तो एक डॉग ट्रेनर भी वही है, क्योंकि डॉग भी आपके फैमिली का एक मेंबर है। यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। हाँ मीन्स जी। शादी में शेरवानियां पहन रहे हैं। तो अगर आप एंड प्लस अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब घर बड़े हो गए और लोग कम हो गए और ये, तो अब मैंने डॉग्स रखे हैं क्योंकि जब मैं घर में आता हूँ दे जस्ट रश टूवर्ड्स मी और वो प्यार और वार्मथ मिलता है। सो एब्सोल्युटली। मतलब ये कितना मायने रखता है लोगों की लाइफ में। अब ये सोचो कि ये जानवर अनकंडीशनल लव करता है अपने को। यस। अब अनकंडीशनल लव तो दे रहा है, इसलिए हम लोग उसको घर में रख रहे हैं। अब इमेजिन करो ये जानवर कुछ चीज़ें डिमांड करने लग गया, तो जो डिमांड हमको चाहिए हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमको जो नहीं चाहिए, और अगर हम लोग डॉग को हम लोग उसको इतना प्यार करें कि हम उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, फिर आपके लाइफ में आता है डॉग ट्रेनर। देखो डॉग के लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट है ब्रीडर, एक रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर जो पूरा सोच समझ के ब्रीडिंग करता है कि ये ऐसे ऐसे पेरेंट्स, हेल्दी पेरेंट्स को मैं ब्रीड करूंगा। वो ढूंढ ढूंढ के अच्छे से अच्छा ब्लड लाइन लेके ब्रीड करता है। फिर उसका काम है कि वो प्रेगनेंसी में मदर का केयर करना, हेल्दी मदर हो, टिक फ्री, एनी डिसीज फ्री, सब कुछ करके हेल्दी एनवायरनमेंट में पपीज बॉर्न हो। उसके बाद वो पपीज को 2 महीने तक अच्छे से केयर करना ताकि पपीज हेल्दी रहे और उनका ग्रोथ एक ऑप्टिमम लेवल पे हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन है। अगर वो ब्रीडर सोशलाइज नहीं करता, या क्या होता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बच्चे निकाल दिए और पिंजरे में ही रख दिए, उनको कभी छूते भी नहीं है। अब जब ये होता है, इमेजिन करो ये बच्चे किसी के घर पे जाता है और कोई बंदा उसको छूने जाता है, अब डॉग डर जाता है, फिर वो नर्वसनेस, एग्रेशन, फियर, एंग्जाइटी होता है, फियर बाइटिंग, ये सब चालू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक ब्रीडर के काम है, वो इनिशियल स्टेज पे 2 महीने में एक ऑप्टिमम जो बोलता है ना, डॉग को टाइम दे सके, उनके हेल्थ के ऊपर केयर कर सके। और छोटा मोटा ट्रेनिंग, ज़रूरी नहीं कि पूरा ट्रेनिंग, बट छोटा मोटा ट्रेनिंग, कंडीशनिंग जिसको कहते हैं, ये अगर कर सके तो एक अच्छे घर में डॉग जाता है तो वो अच्छे दिमाग के साथ जाता है, एक अच्छे नॉलेज के साथ जाता है। अब आता है ओनर। तब ओनर क्या करेगा? पहले ही दिन जाता है या एक हफ्ते के बाद जाता है, डॉक्टर के पास लेके आता है। एक रिस्पॉन्सिबल ओनर का काम है कि एक हेल्दी डॉग ले, हेल्दी ब्रीडर के पास से, और सबसे पहले चीज़ एक अच्छे वेट को ढूंढ के उनके पास जाके डॉग को दिखाए, उसको वैक्सीनेट कराए। अब एक डॉक्टर का काम इतना इंपॉर्टेंट कि वो एक ओनर उनके पास आया है, वो पूरा उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तब एक वेट का काम है कि उनको पूरा प्रॉपरली गाइड करे कि कौन से वैक्सीनेशन कौन से होने चाहिए, कौन से टाइम के कितने टाइम में उनका डिवॉर्मिंग होना चाहिए, उसका क्या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स, ये डॉक्टर गाइड करेगा। अब ये होने के बाद थोड़े दिन डॉग सेट होता है, घर पे घर वालों के साथ घुल मिल जाता है। अब आता है ट्रेनर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे मैंने कहा था, ट्रेनर का काम है एक ओनर के और डॉग के बीच में एक लैंग्वेज क्रिएट करके देना। ओनर जब एक डॉग ट्रेनर से मिलता है तो डॉग ट्रेनर का पास उसको देने के लिए टाइम होना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ ट्रेनर को रख दिया और ओनर चला गया और महीने के एंड में आके पूछ रहा मेरा कुत्ता क्या करेगा। तो ऐसा नहीं होता। ओके, सो इट इज टीम वर्क। यस। सो काफ़ी टाइम पे ऐसे होता है ना कि हम लोग टीवी खरीद रहे और रिमोट कंट्रोल नहीं लेके आए। अब स्मार्ट टीवी है, वो कितना भी स्मार्ट हो, उसको रिमोट तो चाहिए। तो आपका डॉग कितना भी इंटेलिजेंट हो और ट्रेनर ने कितना भी अच्छा ट्रेन किया हो, आपको जानना जरूरी है कैसे किया है। सो जस्ट डोंट रिलाई ऑन द ट्रेनर, यू ऑल्सो हैव टू पुट एफर्ट्स। थोड़ा सा टाइम डालो कि जानो, ट्रेनर कोई जादूगर नहीं होता, उसको एक सिस्टम पता है, एक टेक्निक पता है। और वो जब टेक्निक उसको एक जो डॉग के ऊपर वो आजमाता है, उसके बाद ओनर ने भी जानना ज़रूरी है। आपका कौन सा कोई एक ऐसे डॉग है जिसको आपने ट्रेन किया हो और वो इट हैज़ बीन द मोस्ट डिफ़िकल्ट और द मोस्ट जॉयफुल एक्सपीरियंस? डॉग्स तो काफ़ी है मेरे पास ऐसे। मैंने अगर मैं किसी को एक को पिन पॉइंट करता तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। मेरे लाइफ में काफ़ी डॉग्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। ओके। जैसे मेरा एक फर्स्ट डॉग था, मैं कुछ 6th में था तब मैंने एक स्ट्रीट डॉग लाया था घर पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि तुम फर्स्ट रैंक लेके आओ तो तुम्हें डॉग ला के दूंगा। उनको पता है कि ये फर्स्ट रैंक लाएगा नहीं, तो इनको इसको डॉग देना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक टाइम आ गया कि मैं एक स्ट्रीट पपी लेके आ गया और मैंने बस ये मेरे को चाहिए।
अब घर वाले भी बोले "यार, अभी तो हार मान ही लेते, छोड़ो", तो उन्होंने उसको रखने की परमिशन दी। और जैसा जैसा डॉग, तब मुझे ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, फिर मैंने कुछ मूवीज़ देखे वो टाइम पे। मुझे याद है एक मूवी था डोबरमैन गैंग, ओके। उसमें देखा डॉग बैंक लूट रहे हैं, डॉग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, डॉग चीज़ें ला रहे हैं, डॉग प्रोटेक्शन करे। फिर मेरे को लगा यार ये कुछ चीज़ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो चक्कर में मैंने थोड़ा स्टडी करना चालू किया। फिर मैंने कहीं से बुक्स उठाई, वो टाइम पे बुक्स भी नहीं मिलते थे मार्केट में डॉग ट्रेनिंग के, क्योंकि इंटरनेट नहीं था वो ज़माने में। राइट। तो फिर बुक कहाँ मिले, तो कहीं चर्चगेट स्टेशन पे कहीं जाते जाते मुझे मिल गई थी, स्टेशन के बाहर बुक, तो एक मैंने बुक खरीद ली। और वो तो मेरा पॉकेट मनी था कि आने जाने का और खाने का। अभी उस दिन बुक डॉग ट्रेनिंग का बुक मिले तो खाना भी नहीं खाया कि डॉग ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, तो लेके आ गया। और फिर उस बुक के साथ मैंने थोड़ा सा इस डॉग को सिखाना चाहिए। इट वॉज अ ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग, बट इट वर्कड। ओके। जो मैंने सिखाता गया ये डॉग सीखते गया, और एक टाइम ऐसे आया कि वो डॉग फेमस हो गया हमारे एरिया में, मेरे स्कूल में। वो ही बिकम फेमस, क्योंकि मुझे याद है उस ज़माने में ये डॉग काफ़ी एक्सरसाइजेस करता था, काफ़ी बिहेवियर, मतलब सिट स्टैंड डाउन तो हर कुत्ता करता है, ये क्रॉलिंग करता था, मतलब 100 फीट से क्रॉलिंग करता था, रोल करता था, सैल्यूट करता था। उसको मार्केट से थैली दे और बोला घर पे जाके दे के आ, तो बराबर घर पे जाके देता था। अच्छा गेस्ट को छोड़ के आओ बोले तो ये बराबर बस स्टॉप तक जाके छोड़ के आएगा, वाओ। जब तक बस में बैठेंगे नहीं। तो ये सब वो कुत्ता करने लग गया, और उसको देख के लोग पूछना चालू कर दिया ये कैसे किया आपने। यार मुझे पता नहीं, ये सब हो गया इधर उधर। मैंने उसको डॉबरमैन गैंग में एक था कि सीन था जहाँ पे डॉग्स 2 तार पे चलता है, ओके। और मेरे लिए कुछ ये नया था। मैं बोला ये भी करेगा, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती करा और ये बंदा वो भी कर दिया। मैंने उसको सीढ़ी चढ़ना सिखाया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द डॉग टू डू। ओके। ये नॉर्मली डॉग सीढ़ी चढ़ के नहीं जाएगा, बट उसको मैंने वो भी करा, वो भी सीख लिया। तो इट वॉज अ स्ट्रीट डॉग। तो लोग कहते हैं ना कि आपको प्योर ब्रीड डॉग होना जरूरी है, वही होशियार होता। नहीं नहीं, हर कुत्ता होशियार होता, आपका ट्रेनिंग का पैटर्न वैसा बदलना चाहिए। अच्छा ट्रेनर है तो फिर हाँ जी। सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, तो वो डॉग ने मुझे ट्रेनर बनाया। फिर मेरे को मूवीज के कॉल आने लग गए कि आप मूवीज में, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। मैं क्रिकेटर था वो टाइम पे, काफी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहा था। मेरे पास बैट नहीं थी खरीदने के लिए, ओके। और मेरे दोस्त को बैट बेचनी थी। और वो टाइम पे मुझे याद है द बैट प्राइस, द सेकेंड हैंड बैट प्राइस वाज 1500। मेरे घर वाले बोले नहीं नहीं हमको नहीं देना है। फिर मुझे याद है उसी दिन एक मेरे दोस्त ने अपने नेबर को लेके आया और मुझे बोला कि इन्होंने एक नया डॉग खरीदा है, इनको ट्रेनर की ज़रूरत है। तो मैं बोले मैं तो ट्रेनर नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कोई रहेगा। नहीं नहीं, तुम्हारा डॉग को दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाया मेरा डॉग क्या क्या कर रहा है, और वो देखने के बाद वो बोले नहीं हमारे डॉग को भी ऐसे ही सिखाओ। तो मैं बोला ये तो मैं सिखा सकता हूँ। तो बोले कितना चार्ज करोगे, और मुझे पता था अमाउंट दैट वाज 1500 रुपीज ओनली, एंड ही वाज हैप्पी। और मेरे को 1500 मायने नहीं था वो टाइम पे। क्या मेरे को बैट चाहिए थी, अच्छा Right. बैट तो आ गई, लेकिन मैं ट्रेनिंग करते करते गया। अब जब उसको देख के और किसी ने डॉग लेके आया कि हमारे डॉग को भी सिखाओ, अब मेरे को डॉग्स मिलते गए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। मुझे फिर वो क्या क्रिकेट रह गया बाजू में, और मैं बन गया डॉग ट्रेनर। ओके। दैट्स somehow नाइस। I felt that I had that thing in me कि मेरे अंदर वो चीज़ है जो ये जानवरों से मेरा लगाव है, और मैं जानवरों को समझा सकता हूँ अच्छे से। राइट, दिस इज योर कॉलिंग, या हाँ आपका जी, पर्पस मिल हाँ गया जी। आपको। तो फिर उतने साल में मैंने शुरू कर दिया। जब मैं बच्चा था, मैं 8th स्टैंडर्ड में मैंने पहला प्रोफेशनल डॉग ट्रेन करना चालू किया, ओह और वाओ। आज इतने साल के बाद भी मैं वही प्रोफेशन में हूँ। सो मैंने करीबन 4000 के आसपास डॉग ट्रेन किए रहेंगे। अभी तो मैंने गिनती छोड़ दिया हूँ। ओके। हाँ, बट या इट वाज पैशन। 2003 में मैं सऊदी अरेबिया में जॉब पे था। मेरा पहला जॉब भी डॉग ट्रेनर का था। ओके, तो मतलब ये प्रोफेशनली बहुत सारे डॉग ट्रेनर्स होते हाँ हैं। जी, डॉग ट्रेनिंग एक फुल टाइम जॉब है, ओके। और काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है। मैंने जब डॉग ट्रेनिंग करना चालू किया तो मेरे को काफ़ी लोगों ने एक गलत तरीके से देखना चालू किया कि डॉग ट्रेनर मतलब एक तुच्छ आदमी। हाँ, मतलब कुत्तों को हाँ, अपने यहाँ पे तरीके डॉग को सिखाना। कुत्ता बोलते हैं। तो कुत्ते हाँ। अगर देखा जाए तो ये महाकाल का ये है, क्या बोलते हैं, एक उनका महाकाल का सवारी है। लेकिन अगर हम उसको कुत्ता बोलेंगे तो फिर उसका एक नजरिया अब अलग हो जाता है। एक लोगों के लिए एक प्रकार की गाली सी हो जाती है वो। हाँ, एक्चुअली वो यूज हाँ ऐसे ही होता है। हाँ, बट ये भी नहीं जानते कि वो हमारा फैमिली मेंबर है। हम्म। फिर काफ़ी लोग डॉग ट्रेनर को एक कम नज़रिए से देखना चालू किया। तो मेरे दिमाग में वो था कि यार ये चीज़ बदलनी चाहिए। ये कुछ तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये
हमारे इंडियन डॉग ट्रेनर को जबकि इंडियन डॉग ट्रेनर में बहुत टैलेंट है। मुझे याद है मैं अंधेरी में मेरे क्रिकेट मैच के लिए जा रहा था और कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ ट्रेन में, तो मैं नहीं जा पाया। उस दिन मेरा सिलेक्शन था और मैं रेलवे स्टेशन पे रुका था, बस स्टेशन पे रुका था वहाँ पे अंधेरी स्टेशन पे। वहाँ पे एक बंदा आया मदारी, उसने एक डब्बा रखा, अपना डालडा का डब्बा आता ना, वो रखा। उसके ऊपर डॉग को बोला चल, वो डॉग खड़ा हो गया। उसने दूसरा छोटा डब्बा रखा, उसके ऊपर डॉग बिना उतरे, ऐसे करते करते 7 डब्बे उसने रखे और डॉग बिना उतरे उसके ऊपर खड़ा था। और लास्ट जो पान पराग का डब्बा होता है छोटा, उस पर डॉग खड़ा। और मैं ऐसे सरप्राइज हो गया, ये कैसे किया इसने? और ही इज नॉट अ ट्रेनर, राइट? ही इज जस्ट अ टैलेंटेड पर्सन हु कुड टीच द डॉग। वो कुत्ते को समझा सकता है कि भाई तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है बिना गिरे। और मैं ऐसे सरप्राइज हो गया। और उसी दिन मेरे को एक गुरु मिले, मिस्टर चिटनीस जी। उन्होंने हम लोग की बस में, हम लोग की पहचान हो गया। और हम लोग मैंने भी उनको कहा कि मैं शौक के लिए डॉग ट्रेनिंग करता हूँ। तो बोलते मैंने तुमको कहीं देखा नहीं शोज़ में। तब उन्होंने मुझे वो गाइड किया कि मैं खुद डॉग ट्रेनर हूँ, मैं शोज़ में होता था, आप आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूँ। और फिर मैंने उनके पास से कुछ कुछ चीज़ें सीखी जो थोड़े मॉडर्न थे वो टाइम पे। और फिर सीखता गया। तो उन्होंने मुझे वो टाइम पे एक शुट्ज़ुंड का वीडियो दिखाया था, जो जर्मन शेपर्ड का जर्मनी का वीडियो था। और मैं पहली बात वो टाइम पे जर्मन शेपर्ड से फैसिनेट हो गया था। ये अलग ही ब्रीड है, दुनिया की सबसे वर्सटाइल ब्रीड है। और फिर बाद में ये वीडियो में मैंने देखा, यार ये प्रोटेक्शन कर रहा है, ये ट्रैकिंग कर रहा है, ये ओबीडियंस भी कर रहा है। बोला सर ये मेरे को करना है। तो वो टाइम पे उन्होंने बोले थे कि अपने यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है और अपने यहाँ से कोई आज तक गया नहीं उधर। लेकिन वो मेरे को ना चीज़ हर्ट की कि यार क्यों नहीं गया, एक इंडियन बंदा वहाँ तक क्यों नहीं जा सकता जबकि इतना टैलेंट है। फिर मैंने काफ़ी साल रिसर्च किया उसके ऊपर, काफ़ी मैंने मेहनत किया। उसके बाद मैंने एक डॉग खरीदा था, सीगर दे अल्फाविले बोआ में। ये मैंने यूरोप से खरीदा था। ये ऑलरेडी टाइटल था डॉग, लेकिन मैंने सिर्फ खरीदा था ब्रीडिंग के लिए, कि वो टाइम में मैं पुलिस के लिए डॉग्स ब्रीड करता था। तो मैंने ब्रीडिंग के लिए लाया। लेकिन एक दिन अचानक से वो पहले तो डॉग मेरे को पास खड़ा ही नहीं रखता था, वो मेरे को मारने के पीछे पड़ा हुआ रहता था। बिकॉज बड़ा डॉग था, उसका बिहेवियर अलग, लैंग्वेज अलग, सब कुछ। वो हमेशा मुझे मारने को देखता था। फिर 6 महीने के बाद हमारी कुछ दोस्ती बनी। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन अचानक मैंने कुछ बोल दिया और उसने सुन लिया। मैं बोला यार ये कुछ अलग है। फिर और कमांड, और करते 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 हम लोग एक टीम की तरह जेल अप होते गए। और मैंने कुछ उसके वीडियोस उनके ब्रीडर को भेजे थे। तब उन्होंने बोला यार तुम लोग बहुत बढ़िया टीम लग रहे हो। तो जब वो एक थोड़ा सा आपको एक होता है ना, मोरल बूस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। फिर मैंने ट्रेनिंग चालू किया और उसको मेरा नॉलेज और बढ़ा। आईजीपी के वो टाइम पे आईपी होता और बढ़ा। फिर उसको मैंने बहुत मेहनत की। इंडिया में वो टाइम पे फैसिलिटीज नहीं थे, राइट। लोग बोलते थे हमारे पास अच्छे डॉग्स नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अच्छा डॉग लाया था। अब अच्छे डॉग तो आगे, लेकिन आपको इक्विपमेंट चाहिए। तो मैंने इक्विपमेंट खुद बनाना चालू किया। माय वाइफ इज फैशन डिजाइनर, और मैंने उनके हेल्प से इंडिया में ये इक्विपमेंट बनाना चालू किया जो यूरोप में बनते हैं। क्या होते हैं ये इक्विपमेंट्स? जो ट्रेनिंग के गियर्स होते हैं, कि जैकेट्स है जहाँ पे आपको सब सामान रख सकते हैं। फिर बाद में जो ड्रेसेस के आपके कपड़े खराब ना हो ट्रेनिंग के, या फटे नहीं। फिर प्रोटेक्शन के लिए अलग से स्लीव्स होते हैं, ताकि आपको हाँ जी। तो ये सब हमने इंडिया में बनाना चालू किया। जबकि आज आप इतने साल में आप देखोगे ट्रेनिंग एडवांस हो रही है, लेकिन ये वो टाइम की बात है जब इंडिया में कुछ नहीं था, राइट। तो फिर हमने ये सब किया, मैंने तैयार किया, और हम लोग ने, मैं और मेरे वाइफ ने उसको काफ़ी मेहनत किया उस डॉग के ऊपर। और उसको तैयार करके मेरे जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स को दिखाया, और मेरे को उधर एग्ज़ाम देनी पड़ी। और उन्होंने ये बात बताया कि तुम में वो टैलेंट है जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेल सकता है। तब आप गए वर्ल्ड चैम्पियनशिप? यस, एंड फॉर्चुनेटली मैं आई एम द ओनली इंडियन जो पहली बार टीम इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट कर सका। और टिल नाउ आई एम द ओनली इंडियन टू डू दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट यस, मैं 4 बार FMBB, जो बेल्जियम शेपर्ड की वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो 4 बार मैं ये यूरोप में FMBB कॉम्पीट कर चुका हूँ। और FCI वर्ल्ड मास्टर्स, ये मैंने स्विट्जरलैंड में एक बार कॉम्पीट कर चुका हूँ। तो दिस वाज फर्स्ट टाइम इंडिया के बंदे को उधर इतना लोगों ने ये सराहा। मुझे याद है जब मेरा पहला कंपटीशन पीसेक में था, चेक रिपब्लिक में।
और मैं तो मुझे सिर्फ ग्राउंड में जाना था, मेरे को जीतना ये तो दूर की बात है, क्योंकि हमारे पास वो अभी तक फैसिलिटीज नहीं है जीतने के लिए, उतनी तैयारी के लिए टीम्स ही नहीं है। वो डॉग स्पोर्ट इज अ टीम स्पोर्ट, राइट। तो वो टीम बनाने के लिए मेरे को टाइम लगा। लेकिन मैं अभी तो सिर्फ उतरना था। एक मेरा ख्वाहिश था, जब बचपन में क्रिकेट खेलता तब ख्वाहिश था कि एक बार मैं इंग्लैंड में जाके लॉर्ड्स में जाके छू के आ जाऊँ ग्राउंड को। तो डॉग ट्रेनिंग में मेरा ख्वाहिश था कि एक बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप अरेना को छू के आओ। और जिस दिन मैं पीसेक में गया था, मुझे याद है, मैं पहले चीज़ ग्राउंड पे गया, ग्राउंड को टच करके पैर पड़ा कि ये चीज़ तो मैंने कर लिया। अब ग्राउंड पे जाके जो होगा देखा जाएगा। अभी वो टाइम पे काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी प्रिपरेशन पे, तो भी मैंने वहाँ पे यूरोपियन टीम हायर की थी जो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे। उस कम टाइम में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें कवर की, और जब मेरा परफॉर्मेंस हुआ, मुझे अभी भी याद है, मैं तो जब ग्राउंड पे गया था तब तो मैं नंब हो चुका था, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है आजू बाजू में। और जैसे जैसे एक्सरसाइजेज हो रहे, लोग ताली बजा रहे, अब मुझे नहीं पता कौन ताली बजा रहा है। और जब एक्सरसाइज ग्राउंड जो भी मेरे को रिजल्ट, जो भी पॉइंट मिला, आई वाज हैप्पी। मुझे सिर्फ था कि उतर जाओ बस, राइट, इंटरनेशनल अरेना में उतर। क्योंकि जब आप उधर खड़े होते ना, वहाँ पे सब कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए थे, और उस फ्लैग में अपना एक तिरंगा लहरा रहा है, वो देख के बहुत खुशी होती है। तो वो जब मैं देखा, और वो उसके लिए मुझे आज भी बोलता तो गूस बम्स आ जाते हैं। तो जब मैंने वो देखा, और जब ये परफॉर्मेंस करने के बाद मैं स्टेडियम में गया, और मैं देख रहा हूँ जो लोग मुझे जानते भी नहीं है, ये वर्ल्ड के सब टॉप ट्रेनर्स है, वो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे। वाओ। और मेरे आंख से आंसू रुक ही नहीं रहते। मैं बोला ये क्या हो रहा है, मतलब कि जब जो कल तक तुम इंडिया को जान ही नहीं रहा था डॉग ट्रेनिंग में, आज वो एक इंडियन ट्रेनर को रिस्पेक्ट दे रहे। तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात थी। नहीं, एक्चुअली ये बहुत ही सबके लिए गर्व की बात है। और मुझे पता नहीं है कितने लोगों को इस बारे में पता होगा, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में, और किस किस ने इसके लिए इतना वर्क किया है वहाँ पहुँचने के लिए, और इंडिया को वहाँ मैप पे डालने के लिए। तो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आई एम श्योर लोगों को अवेयरनेस होगी, एंड दे वुड ऑल्सो लाइक टू जॉइन यू फॉर, बिकॉज मेरे ख्याल से जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितने लोग, तो एक टीम बनती है, हाँ एक जी। अवेयरनेस आती है, और हम और भी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अभी जैसे ये K9N स्पोर्ट्स है, K9N स्पोर्ट्स क्या कर रहा है? K9N स्पोर्ट्स का काम है कि यंगस्टर्स को बढ़ावा दो। ओके। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग सीख रहा था तो मुझे सिर्फ एक ही बंदे से मदद मिली, जी। लेकिन अभी ट्रेनिंग बहुत वास्ट हो चुकी है ना। तो अभी इंटरनेट भी है हमारे पास, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। तो आज मैंने जब मुझे खुद को ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं मिल रहा था, मैं लोगों को ना, मैं स्कूल्स के पास जाके रिक्वेस्ट करता कि आपका ग्राउंड हो, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो किसी ने मुझे मदद नहीं की वो टाइम पे। तो मैंने खुद का एक ग्राउंड खरीदा। आज मुरबाड में, कल्याण के आगे जगह है मुरबाड, मैंने वहाँ पे खुद का मेरा एक अरेना बनाया जहाँ पे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करता हूँ। ओके। ताकि आप वहीं पे ट्रेन करते हैं? हाँ जी, मैं बॉम्बे में ट्रेन करता हूँ नॉर्मली, बट हफ्ते में 3 दिन में उधर रहता हूँ। ओके। और और आप चैंपियनशिप के लिए अगर कोई आपके पास आता है तो उनको तैयारी भी हाँ जी, करवाएंगे? मैं मेरी टीम को तैयार करता हूँ। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं यूरोप जाके उनके साथ उनको टाइटल करवाया हूँ। ओके, वाह। इसीलिए हम लोग ने ये K9N स्पोर्ट्स, ये वर्ल्ड के टॉप ट्रेनर्स ने मिलके ये चीज़ को एक एसोसिएशन बनाया है और लोगों को जुड़ने के लिए कहा है। तो इसमें इनका काम क्या है कि यंगस्टर्स को बढ़ावा दो। राइट, यंगस्टर्स को हम लोग अगर ग्रूम करते हैं ना यंगस्टर्स को, तो राइट। एक उन लोग के लिए एक नज़रिया बन जाएगा लाइफ के लिए। और एक ये तो साइड बाय उनका करियर कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव उनका जो भी प्रोफेशन हो, ये साइड बाय साइड चलते रहेगा। तो K9N स्पोर्ट्स ने क्या किया है कि एक अच्छा ट्रेनिंग, एक नॉलेजेबल ट्रेनिंग, और जिससे डॉग और ओनर का रिलेशन अच्छा रहे, एक ट्रेनर का रिलेशन अच्छा रहे, और एक पूरा सोसाइटी हार्मनी में रहे। काफ़ी टाइम पे ऐसा था ना, लोग सिर्फ कटवाना सिखाते कुत्तों को, और अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कुत्तों को, तो फिर ये भी गलत है। आज इंडिया में काफ़ी स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे अभी PSA इंडिया में अच्छा स्पोर्ट बढ़ रहा है। ओके। फिर ओबीडियंस तो काफ़ी सालों से है, थोड़ा उसके ऊपर भी एनहेंस करना ज़रूरी है। और भी काफ़ी स्पोर्ट्स इंडिया में आ रहे हैं। इवन IGP भी अभी इंडिया में आने की कगार पे ही है। ओके। हाँ, तो ये इससे क्या होगा, एक एक बेहतर ट्रेनिंग, एक हार्मनी तैयार हो जाएगी। एक फैमिली का एक कुत्ता, एक फैमिली का हाँ। डॉग एक आपका गार्ड भी बन जाएगा,
और आपका कंपेनियन भी बन बन जाएगा। जाएगा, हाँ राइट, विच हाँ इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग एंड विच इज़ यस सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज यस बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स और बड़े बड़े फार्म ओनर्स और जो मेरे ख्याल से खुले उसमें रहते हैं यस लैंड पे, तो वो लोग चाहते हैं कि मतलब दे डोंट हैव टू जस्ट ट्रैप देयर डॉग्स व्हेन द यस पीपल आर अराउंड और यस दिस थिंग, तो ये दिस इज़ ये अ वेरी छोटी गुड सी थिंग, चीज़ है इसमें। जैसे आप देखो फैक्ट्री ओनर्स के पास डॉग है जिन्होंने कभी ट्रेन नहीं किया है, राइट। अब ये खुल जाता है तो ये शेर बन जाता है। अब ये समझो चोरों को दौड़ा रहा है, अच्छी चीज़ है। इमेजिन करो आपका ही कोई पहचान वाला बंदा है हाँ, और अगर आपका डॉग दौड़ गया। और वो होता है देयर सो यस मेनी न्यूज़ कवर यस देम एंड यस सो मेनी थिंग्स हैपन और अराउंड अगर दिस। आप कंट्रोल नहीं कर सको, मतलब आपके पास टीवी आ गया और रिमोट कंट्रोल नहीं है ना, वही राइट। चीज़ है। तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर सको तो ये दिस कैन कॉज एक्सीडेंट। और क्या होता है फिर, ये ना सोशल मीडिया में यही चीज़ एनहांस होती है कि डॉग ने ओनर को मार दिया, हाँ, डॉग ने किसी बच्चे को मार दिया। बट उसके हम्म, पीछे का क्या जो क्या पूरा प्रोग्राम हुआ है ये किसी को नहीं पता। एक क्या सिचुएशन हुई, ये तैयार क्यों हुआ, डॉग ऐसा बना क्यों, ये कोई नहीं जानता। तो इसी के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग एनहेंस करने के लिए हम लोग ये सब ट्रेनर्स को एक साथ ला रहे हैं, ताकि सब लोग मिलके एक अच्छे नज़रिए से ट्रेनिंग करें और ये अवेयरनेस बढ़े कि ट्रेनिंग इज मस्ट, ओके, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर राइट, एनीवन। ट्रेनिंग इज यस मस्ट फॉर एवरीवन, यस ओके। तो आप ट्रेनिंग इज मस्ट तो हम जान गए हैं, तो फिर जब आप पुलिस फोर्स या आर्मी के लिए ट्रेन करते हैं और अब जब फैमिली कंपेनियनशिप के लिए जो लोग अपने घरों में डॉग लाते हैं, हाँ जी। उनको क्या दो डिफरेंट तरीके से ट्रेन किया जाता है? हाँ जैसे आपने देखा है कि पुलिस फोर्स में वर्किंग डॉग्स यूज होते हैं, तो राइट। वर्किंग डॉग्स में आगे जर्मन शेपर्ड, मैलिनोआ, डोबरमैन, लेब्राडोर हम्म, रिट्रीवर्स, ये यूज किए जाते हैं। एक इस चीज के लिए यूज होते हैं। तो आर्मी में, पुलिस में हम क्यों डॉग्स यूज करते हैं? हम टेररिज्म को फाइट करने के लिए यूज राइट। करते हैं। तो जैसे आपको पता रहेगा, बिन लादेन को या बगदादी को पकड़ने में बेल्जियम शेपर्ड का हाथ था। हम्म, तो इनका काफ़ी बड़ा हाथ था। इवन अभी काफ़ी टाइम पे एंटी पोचिंग के लिए भी डॉग्स यूज़ किए, जो ये सब तस्करी होती है उसको राइट। ढूंढने में भी डॉग्स यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली डॉग को ट्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके। जो मैन ट्रेलिंग होती है कि चोर भाग गया है, हम्म, एक क्राइम हुआ है, वहाँ से चोर भाग गया, अब उसका कुछ चीज़ मिल जाए, कुछ तो एक छोटा सा सुराग मिलता है। अब डॉग को सूंघाते हैं और डॉग को ढूंढ के निकालें किस डायरेक्शन में भागा है। फिर वो जब डायरेक्शन बताता है, रूरल एरिया में 95% रिजल्ट मिलता है कि डॉग जाके ढूंढ ही लेता है कि ये बंदा इधर इधर है। इधर है, राइट। सिटीज़ में क्या होता है कि डॉग अगर एक लाइन तक जाके कभी कभी छोड़ देता है कि हम्म, बंदा गाड़ी में बैठ के चला गया, हम्म, बट कम से कम उस एरिया तक तो पहुंचा, फिर उसके आगे पुलिस ढूंढ सकते कि इस डायरेक्शन में ढूंढो। ओके। तो ये एक होता है। दूसरा आता है जैसे टेररिज्म को है तो डॉग प्रोटेक्ट कर रहा हम्म, है ना, बिल्डिंग सर्चेस हो गए। हम्म, फिर आता है नार्कोटिक्स डिटेक्शन, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन। ओके। तो ये चीज़ें थोड़े आपको हेल्पफुल हो जाते हैं कि डॉग को अगर आप ट्रेन करो, डॉग का जो ओल्फैक्टरी सिस्टम है जो सबसे पावरफुल है उसको इस्तेमाल करो। तो हम उसका ओल्फैक्टरी सिस्टम का इस्तेमाल करके, इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि डॉग को ना ह्यूमन के बॉडी में से कैंसर और ट्यूमर ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओ, इज इट? जब कभी कभी मशीन फेल हो जाती है तब डॉग बता सकते हैं कि यहीं पे आप ढूंढो, आपको कैंसर या ट्यूमर है वो बॉडी के अंदर मिल जाएगा। फिर आप अल्ट्रा जो भी स्कैन स्कैन्स करके वगैरह हैं आप वो कराने करोगे हैं। तो आपको मिल जाएगा। ऐसा आपने कुछ कहीं पे पढ़ा है या नहीं, मैंने एक्सपीरियंस है? काफ़ी देखा है, मैंने यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज़ देखा है। ओके। पुराने ज़माने में हम लोग सुनते कि लोग किसी को मार के गोनी में बांध के, पत्थर बांध के नदी में, समुद्र में फेंक हाँ। देते थे। अब ये तो ढूंढ नहीं पा सकते, लेकिन आज डॉग के हेल्प से ये ढूंढ के निकाला जा सकता है। क्योंकि जब बॉडी डिकम्पोज होती है ना तो वो गैस छोड़ती है एक प्रकार का, और वो ओके। गैस पानी के ऊपर आके बबल छोड़ता है। हम्म, तो इन लोग डॉग को एक बोट में लेके जाते हैं और एरिया ढूंढना चालू करते हैं। तो डॉग हवा में सूंघ के बताता है लेफ्ट में भूखे, इधर भोंकेगा, फिर उस डायरेक्शन में। ऐसे करते करते वो जीरो डाउन करते वो जगह पे जहाँ पे डॉग भोंक रहा है, फिर स्कूबा डाइवर ढूंढ के जाके वो बॉडी। तो ये इस्तेमाल आर्म फोर्सेस में होता है। ओके। ये और फैमिलीज? फैमिली में क्या होता है, फैमिली में हम लोग सब क्यों चाहते हैं डॉग के? हम लोग दिन भर, हर कोई ज़िंदगी में अपने रोज़ाना के ज़िंदगी में स्ट्रेस है, ट्रैवल स्ट्रेस है, ऑफिस में स्ट्रेस है, सब कुछ है। हम्म, और घर पे आने के बाद या सोशल स्ट्रेस है। तो जब घर पे आने के बाद हमको एक बंदा तो अपने को पता है खुशी खुशी पूछ हिलाते हिलाते आएगा, उसके लिए हम ही दुनिया है। तो जब भी हम दरवाजा खोलते तो हम कोई आए ना आए, हमारे बच्चे नहीं आए, लेकिन ये बच्चा डॉग जरूर आएगा। हाँ। तो लोग चाहते हैं कि ये रिलैक्सेशन के हिसाब से डॉग रखते हैं घर पे, ताकि हमारा माइंड
काम हो जाए। तो काफ़ी लोग थेरेपी डॉग्स रखते हैं ओके। ताकि स्टडी ये किया गया है कि थेरेपी डॉग्स आदमी को ज़्यादा काम करते हैं दवाई से बेटर, ओके। दवाई से फास्टर भी। हम्म। हम लोग ने एक जगह पे मैंने ये भी किया था, एक थेरेपी डॉग्स को हम लोग ने प्रोवाइड किया था, तो वहाँ पे ओल्ड एज के लोग, हम्म। अब उनका ऐसा था कि उनको डॉग्स को मतलब उनको वो जिंदगी से निराश हो चुके हैं, वो हंसना भूल गए। तब वहाँ पे हमने डॉग्स को दिला के उनके सामने हम लोग कमांड्स दे रहे हैं। मैंने ऐसे भी जगह पे डॉग्स भेजे जहाँ पे हैंडीकैप्ड है लोग, जो कुछ इशारे नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, आदमी चाहता है कि हमारा कोई सुने। अब जब आदमी डिप्रेशन में है और उसका कोई सुन नहीं रहा, तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, डॉग को आगे रखते हैं, हम उसके पीछे रहते हैं, हम इशारे देते हैं, डॉग करता है, हम लोग इसको कहते हैं कि आप बोलो देखो, और वो बोल रहे हैं और हमारे इशारे पे डॉग कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान अंदर से फील करके ये मेरी बात सुन रहा है। राइट। एंड यू सी ऑटोमेटिक ऑक्सीटोसिन लेवल चालू होता है, सीरोटोनिन लेवल अंदर आना चाहिए, तो एक फील गुड हार्मोन्स रिलीज होता है ब्रेन में, राइट। ताकि जब आप ये बात बोल रहे हैं तो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक व्हील चेयर पे कॉमेडियन आए थे, उन्होंने भी अपने डॉग को ट्रेन कर रखा था, उन्होंने उसका सॉक्स निकाला था और वो सब। तो एक्चुअली जब आप मेंशन कर रहे थे कि हैंडीकैप और उनको भी कैसे यूज़ हो सकते हैं, तो यस देयर कुड बी एब्सोल्युटली मल्टीपल नहीं, वेज वेयर यूज कर सकते, देखो पर्पस के हिसाब से ट्रेनिंग करो, यू राइट। कैन यूटिलाइज द एनिमल इन अ बेटर वे, ना ओके। कि जस्ट उसको काउच पोटैटो बना के रखो। राइट। क्योंकि अगर आप वैसे करोगे तो आप एंग्जाइटी बिल्ड करते हो, और एंग्जाइटी काफ़ी प्रकार के होते हैं। काफ़ी टाइम पे आपने देखा रहेगा सेपरेशन एंग्जाइटी होती है कि डॉग को छोड़ के जा रहे, डॉग पूरे दिन भौंक रहा है, पूरा घर को तहस नहस करके राइट। रख रहा है, तो वो बोलते हैं ना, फोमो होता है डॉग को। उसको लगता है कि मेरे को छोड़ के गए, मैं अब जिंदगी भर अकेला रहूंगा। अभी वो जानवर, उसकी सोच वैसी है, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं ना, हमारा लाइफ स्पेन कितना है, एक 80 से राइट। 100 साल तक, जी जी। इनका लाइफ स्पेन 10 से 15 साल, तो उसमें वो पूरी जिंदगी जी रहे। तो जितना हमको हमको तकलीफ होती है, उनको 10 गुना ज्यादा होती है, ओके। तो उनका रिएक्शन भी 10 गुना ज्यादा ज़्यादा है होता ना। है। तो अगर वो होती है, फिर दूसरी एंग्जाइटी है नॉइस एंग्जाइटी। अभी अपने सिटी में हर चीज के लिए पटाखे बजाते हैं, राइट। या हर चीज के लिए डीजे बजता है, ये हमें चल जाता है, लेकिन जो जिसका हियरिंग हम लोग से कई ज्यादा गुना एनहेंस्ड है, तो उसको कितना सुनाई देता रहेगा। अब क्रिकेट मैच जीते तो पटाखे बजा दिए, शादी हो गई पटाखे बजा दिए, वो पटाखे हम लोग को उतना एक थोड़ी सी देर के लिए मजा देता है, एक मौज देता है, लेकिन एक जानवर को एक ट्रॉमा हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। तो काफी लोग हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं। ओह। फिर आता है फियर या पेन रिलेटेड एंग्जाइटी है, कि किसी ने उसको मार दिया, और वो पेन अंदर तक काफी दिन तक हील होने के लिए टाइम लग रहा है उसको। अब वो जिंदगी भर उसको तकलीफ देते रहेगा कि ये बंदा आएगा तो मेरे को मारेगा, या ये चीज, ये गाड़ी आएगी तो मेरे को, तो वो डर रहा है उस चीज से। तो एंग्जाइटी क्या होती है, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में सोचना, ये एंग्जाइटी है। ओके। हाँ, तो फिर हमारा काम है कि उनको गाइड करना, उसको एंग्जाइटी को जानना कि ये कौन से प्रकार की एंग्जाइटी है। काफ़ी टाइम आजकल मेडिकेशन से भी चीज़ें, जैसे फेरोमोन्स हो गए या कुछ ऑयल्स हो गए, ये चीज़ें लोग इस्तेमाल करें, लेकिन ट्रेनिंग मस्ट है। अब सिर्फ कोई चीज़ जादू नहीं है, आप राइट। ऑयल दोगे, दवाई दोगे, ये टेम्पररी काम करती है, बट ट्रेनिंग, आप कंडीशनिंग करो, उसको काउंटर कंडीशनिंग करो, फिर आप देखिए आपका डॉग एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। तो ये एक ट्रेनर का काम है, एक फैमिली में ऐसा डॉग तैयार करे जो फैमिली का पर्पस सॉल्व करे। राइट। तो आप जैसे आप बहुत सेलिब्रिटीज़ के लिए भी आपने डॉग ट्रेन्स किए हैं, जिसमें से एक है सर रतन टाटा जी। तो उनकी कोई, मतलब जब आप सेलिब्रिटीज़ के लिए ट्रेन करते हैं तो उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि इनको ये होना ही चाहिए या ये नहीं होना चाहिए? रतन टाटा जी, उनकी तो बात ही कुछ और है। मैंने उनको डॉग दिया था, एक जर्मन शेपर्ड, जो उनकी सिस्टर को दिया था, उन्होंने कंबाटा मैम को दिया था। ओके। और मैंने वो डॉग ट्रेन किया था, और उनके 3 डॉग्स ट्रेन, उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट किए थे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, ब्रीड डॉग्स और ब्रीड, उनके पास गोल्डन रिट्रीवर भी था और स्ट्रीट डॉग्स भी, 2 स्ट्रीट डॉग्स भी थे। तो मैंने उनको ट्रेन किया था। वो काफ़ी बड़े लेवल के बड़े दिल के लोग हैं। वो उन्होंने वो जानवरों को जानवर की तरह नहीं, बच्चों की तरह रखा था। बिल्कुल। लेकिन उनके पास जगह थी, काफ़ी लोग थे। यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी टाइम पे ऐसे होता है ना कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं अपने डेली काम में बिजी होते हैं। राइट। अब उनके पास उनके सर्वेंट्स होते हैं, ये सर्वेंट्स लोग डॉग हैंडल करते हैं। अब काफ़ी टाइम पे ऐसे होता है, मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज के साथ काम किया हो, ये अपने काम पे बिजी होते हैं, लेकिन ये सर्वेंट्स बदलते रहते हैं। अब डॉग को पता नहीं उसका मास्टर कौन है। कौन है एग्जैक्टली?
कभी कभार ऐसा होता है, मैंने अक्षय कुमार जी के घर पे भी डॉग ट्रेन किया हूँ। वहाँ पे मुझे याद है एक सिचुएशन हुई थी कि वो डॉग बेचारा अच्छा था लेकिन नटोरियस था पपी, लेकिन उनके कुछ सर्वेंट्स बदले, तब मैंने वो डॉग में बिहेवियर में बदलाव देखा था कि वो एक सर्वेंट के साथ काफी अच्छे से सुन रहा है, दूसरे सर्वेंट के साथ अलग से, और वो एक बॉन्डिंग मिलाना काम है ट्रेनर का। ओके। काफी जगह पे होते, काफी चीजें होती है, बट वही होता है कि जब आपका जो हैंडलर बदलता है तब डॉग के लिए दुनिया बदल जाती है। राइट। ये एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी हुआ था जहाँ पे मैं ट्रेन कर रहा था, वहाँ पे उनका हैंडलर को मैंने ट्रेन किया था, उसके साथ वो डॉग काफ़ी अच्छा बढ़िया काम कर रहा था। अब वो गई उसके प्रेगनेंसी लीव के लिए, ओके। और नया हैंडलर आ गया और डॉग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। उसने बचपन से किसी को अपनी माँ या एक हाँ, सिस्टर या एक caretaker। केयर टेकर की तरह नज़रिए से देखा, और ऑल ऑफ सडन अब वो चली गई है। अब ये डॉग ट्रॉमा में है। अब डॉग के नज़रिए से सोचो, ओके। जब उसके लिए वो ट्रेनर है, भले दूसरा ट्रेनर है, वो चाहे वो और उसके इमोशंस और इसके इमोशंस कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो है कि डॉग ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निक के द्वारा नहीं, आपको इमोशंस के द्वारा भी सिखाना चाहिए। इमोशंस बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये जानवर इंसान को बॉडी लैंग्वेज से जज करता है, आपके जेस्चर से, आपके वॉइस टोन से, और आपके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से ये जज करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। नाइस सचिन, थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हमें। और जो डॉग पेरेंट्स हैं, जो डॉग हैंडलर्स हैं, या जो भी डॉग ट्रेन करते हैं, ट्रेनर्स हैं, वो तो इसको सुन के काफ़ी इससे सीखेंगे, और आई होप वो आपसे टच में आए और आगे कंपटीशन के लिए खुद को तैयार कर सकें। पर जो डॉग लवर्स नहीं भी हैं, उन्हें भी एक समझ आएगा कि डॉग्स का बिहेवियर क्यों होता है, क्या होता है, और कैसे वो एक कंट्रोल बिहेवियर से रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे दोनों ही जो तबके के लोग हैं, जो बिलीव करते हैं कि नहीं, डॉग शुड बी गिवन दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, और द अदर पीपल हु जस्ट ट्रीटेड कि लाइक डॉग, दे आर जस्ट डॉग्स, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको सबको एक समझ मिलेगी और एक दिशा मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, और ऐसे ही अच्छे एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।